पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? ये रेस है सिर्फ जीडीपी की नहीं है, माइंडसेट की है। एक तरफ है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक देश है जो 57 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 दिन में बना देता है और दूसरा देश है जहाँ फ्लाईओवर ही कंप्लीट होने में 9 साल लग जाते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन सिर्फ जीडीपी या आर्मी का नहीं है, ये कंपैरिजन है माइंडसेट का, एजुकेशन सिस्टम का और यूथ की प्रिपरेशन का। एक कंट्री जिसका पूरी दुनिया मजाक बनाती थी। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। चाइना का माल बोलकर हंसते थे लोग। खुद एलोन मस्क ने टीवी पर हंसते हुए उनकी कारों का मजाक बनाया। लेकिन आज भी चाइना अमेरिका से भी आगे निकल गया है टेक्नोलॉजी में। ये कहानी है कि कैसे चाइना ने कि चुपचाप पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इंडिया क्या सीख सकता है वो भी इससे। तो चलिए और आगे देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया भी इससे दूर नहीं है और इंडिया और चाइना अगले कुछ सालों में बराबर हो जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया चाइना को पीछे छोड़ ही देगा, इकोनॉमी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। जिन लोगों की भी इस तरह की थिंकिंग है ना, मैं उनको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि चीन में किस तरीके से अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एआई के जरिए उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया जा रहा है। उनके कंसंट्रेशन लेवल और आउटपुट लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि वो और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस तरह की एडवांसमेंट आज चीन में चल रही है। अगर इंडिया की बात करें तो कुछ सालों पहले एक इंस्पेक्शन के दौरान देखा गया कि एक सरकारी स्कूल की इंग्लिश टीचर को बेसिक इंग्लिश तक पढ़ाना नहीं आता था। ये तो सिर्फ एक इंस्पेक्शन की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन आज ज्यादातर सरकारी स्कूल इवन प्राइवेट स्कूल की हालत भी सेम ही है। आज जहां चीन में 158 किलोमीटर लंबी रोड को बिना किसी इंसान की मदद में सिर्फ ड्रोन्स और रोबोट की मदद से बनाया जाता है, और वहां इंडिया में एक 500 टन की लोहे की ब्रिज रातों रात चोरी हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चल पाता। शॉकिंग बात तो यह है कि जहां हमारी मीडिया को इस तरह की इकोनॉमिक टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, वहां पर ये डिबेट चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना चाहिए या नहीं। Very sad that Balasaheb Thackeray's son is today defending the Aurangzeb tomb. औरंगजेब कब्र विवाद पर राज ठाकरे ने आज बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां औरंगजेब की पेंटिंग का विरोध किया गया है। औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिक पोती गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको श्योरिटी हो जाएगी कि इंडिया अगले 10 साल तो क्या, अगले 50 साल में भी शायद चीन जैसा न बन पाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें तक खोल भी सकता है। देखिए, 1919 में इंडिया और चीन की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट सेम ही थी। इनफैक्ट इंडिया की थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, अराउंड $367, और वहीं चीन की अराउंड $370 थी। और उसी टाइम में दोनों ही देशों ने अपनी मार्केट्स को फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिया। जैसे कि आप जानते हो कि 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई थी इंडिया में, उसी प्रकार चीन ने भी अपने मार्केट को पूरा ओपन कर दिया फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। लेकिन आज 30 साल बाद अगर आप दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। 2024 में इंडिया की इनकम थी $2,940 और चीन की $13,870 थी। तो जब दोनों देशों ने एक साथ ही चालू किया था तो इंडिया ने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से आज हम इतने पीछे रह गई और चीन इतना आगे तक निकल गया। तो देखिए, उस वक्त के जो चीन के लीडर थे डेंग जियोपिंग, उन्होंने 1992 में साउथर्न टू रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चाइना में इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से चीन का पूरा गेम ही पलट गया। उन्होंने क्या किया था, जो भी बड़े बड़े शहर समुद्र से पूरा घिरे हुए थे वहाँ इमीडिएटली नए नए सी पोर्ट्स बनाना चालू कर दिए ताकि ग्लोबल ट्रेड तेजी से बढ़ पाए। और ऊपर से चीन को ये रियलाइज हो चुका था क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी और इनकम भी बहुत ही कम था, तो लो इनकम में भी काम करने के लिए रेडी थे।
तो क्यों ना फॉरेन में जो कंपनीज हैं वह अपनी फैक्ट्रीज चीन में ही खोल ले, जिससे कि उन कंपनीज की ही पैसे बचेंगे। तो चाइना ने पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया और फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज खोलिए। इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर पाओगे। और उन्होंने बिजनेसेस को देश के अंदर रजिस्टर और सेटअप करने के लिए जो स्क्रूटनी या लाइसेंस होती है उसकी प्रोसेस को भी इतना आसान कर दी कि कुछ ही दिनों के अंदर ही बिजनेसेस को लाइसेंस मिल जाता था। अब इतने सारे फायदे जब कंपनीज को मिल रही थी तो कोई क्यों ना आए, तो कंपनीज भर भर के आने लगी और अपना फैक्ट्री सेटअप करने लगी। और ये सारे पॉलिसीज और स्टडीज जो अपनाए थे चीन ने, इसका इफेक्ट चाइना के एक्सपोर्ट नंबर पर देखते ही आपको पता चल जाएगा। 1919 में चाइना ने टोटल $45 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, जो कि 1995 में आते आते $135 बिलियन तक पहुंच जाती है। और वहीं साल 2000 में तो डबल से भी ज़्यादा हो गई, सीधा $260 बिलियन की। हर साल 15% से इनकी एक्सपोर्ट ग्रो हो रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सिर्फ 10 साल के अंदर ही चाइना की इतनी तेज़ी से ग्रोथ होने का कारण है उसकी फास्ट थिंकिंग और फास्ट एक्शन की वजह से। और यही चीज़ में इंडिया पीछे रह गया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी तो खोल दी फॉरेनर्स के लिए, लेकिन वे बस बैठी रही कि वह खुद ब खुद कंपनीज इंडिया में आएगी और बिजनेस करेगी। हमने ऐसा कोई भी पॉलिसीज या स्ट्रेटजी नहीं बनाया जिससे कंपनीज अट्रैक्ट हो पाए। यहाँ पर आना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आज के टाइम तक सेम ही है। यहाँ पर किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए या लाइसेंस रिक्वेस्ट करने के लिए हजारों डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, हजारों लोगों से अप्रूवल भी चाहिए और फिर भी उसके बाद महीनों तक लग सकते हैं अप्रूवल मिलने में। अकॉर्डिंग टू OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, और एन एवरेज सिर्फ 9 से 10 दिन लगती है एक डेवलप देश में इनिशियल बिजनेस सेटअप करने के लिए, लेकिन इंडिया में वे 2 से 3 महीने तक लग जाती है। और ऊपर से यहाँ पर हर एक में लेबर यूनियन होने की वजह से रेगुलर फ्लोर टेस्ट और स्ट्राइक आपको देखने को मिल जाती है, जिससे उन कंपनीज को एक्स्ट्रा नुकसान होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंपनी यहाँ पर आएगी क्यों? और चाइना की ये जो भी स्ट्रेटजीज थी उसके सक्सेसफुल होने का कारण कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन पॉलिसीज भी है, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश में उसकी एजुकेशन और लिटरेसी ही उसकी इकोनॉमिक का ग्रोथ ही बनती है। दोनों ही इंडिया और चाइना ने अपने एजुकेशन पर फोकस करना चालू कर दिया था साल 1950 से ही, लेकिन इंडिया ने उस वक्त एक गलत कदम उठाया जो कि आगे जाकर उसको बहुत ही भारी पड़ने वाला था। देखिए, आज़ादी के बाद जो सरकार थी उनको लगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर फोकस करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे इंजीनियर और साइंटिस्ट चाहिए। और इसलिए उन्होंने देश में बड़े बड़े इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करना चालू कर दिया, जैसे कि IIT खड़गपुर वगैरह, जो कि कुछ हद तक सही डिसीजन भी था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई कि सरकार ने सिर्फ हाई लेवल एजुकेशन और PhD लेवल एजुकेशन पर ही फोकस किया, जो कि एक बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी। देश के कई बाकी लाखों लोगों के पास एक बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं था, उनको ABCD तक नहीं आती थी। आज़ादी के बाद जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से सिर्फ 12% लोग ही थे जिनके पास बेसिक एजुकेशन थी और बाकी के सभी लोग अनएजुकेटेड थे। तो सरकार को उसी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना जरूर चाहिए था, और यही चीज चीन ने किया। इनफैक्ट 1928 से ही चीन ने हर बच्चे को 6 साल के लिए प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी कर दिया था, और आगे जाकर 1986 में एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ के तहत इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया। 9 साल तक, 6 साल तक प्राइमरी एजुकेशन और 3 साल तक जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इस चीज़ का फायदा चीन को आगे जाके 1919 में मिला, जब देश में इकोनॉमिक बूम आया, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। क्योंकि उसी पॉलिसीज की वजह से 1919 में चीन में लिटरेसी रेट बढ़कर 78% तक पहुंच गई थी, और वही इंडिया में 40% तक रह गई थी। देखिए, किसी भी बड़े फैक्ट्री में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन, मैथ वगैरह आपको आनी ही चाहिए, और 78% पढ़े लिखे पॉपुलेशन होने के कारण चीन को इस चीज़ का फायदा मिला। इस तरह के लॉन्ग टर्म विजन अगर हमारे इंडिया ने दिखाई होती तो शायद इंडिया का नज़ारा आज कुछ और ही होता। इतने सालों के बाद भी हमारे देश में आज सरकारी स्कूल की एजुकेशन इतनी खराब है कि टीचर तक को बेसिक इंग्लिश या मैथ तक नहीं आती, और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस इलेक्शन के टाइम पर सरकारी स्कूल में पहुंच जाएंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मिड डे मील्स सही से दिया जा रहा है कि नहीं। वोट मांगने के लिए इलेक्शन के दौरान बस फ्री में लैपटॉप और मोबाइल बांटना चालू कर देंगे, जिसका भुगतान टैक्स पेयर के पैसों से ही किया जा रहा है। सब चीज़ों के बदले अगर एक भी पॉलिटिशियन वहाँ पर खड़े होकर किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश या मैथ के सवाल पूछता ना, तो आज उनको पूरी सच्चाई
पता ही चल जाती। लेकिन ऐसा करेगा कौन, क्योंकि वोट तो बच्चे नहीं देंगे, उनके माँ बाप ही देंगे, और माँ बाप को तो जो स्कूल के बाहर दिखता है वही सच लगता है। देखिए, एक चीज तो पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी कि जिस स्पीड से चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, वह कोई भी देश सपने में भी नहीं सोच सकता है। 2015 में एक 57 माले की हाई राइज स्काईस्क्रेपर को चाइनीज लोगों ने सिर्फ 19 दिनों में बना लिया। 2008 में एक भयंकर लैंडस्लाइड के बाद डैमेज हाईवे को सिर्फ 4 दिन के अंदर ही ठीक कर दिया गया। जहां यूएसए और ओपनएआई ने अपनी ChatGPT के फीचर्स को लेकर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, अचानक डीपसीक जैसे एआई मार्केट में लाकर चाइना ने इन सब की पैंट ही गीली कर दी। आज चीन में इस तरीके का एडवांसमेंट का कारण है वहाँ के लोग, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और जुगाड़ू हैं। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी हो, चाइनीज लोग उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ता और टिकाऊ बना ही देते हैं। आज दुनिया की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्विपमेंट्स चाइना से ही एक्सपोर्ट की जा रही है। इनफैक्ट इंडिया की ही बात करें तो 2024 में इंडिया ने चीन से टोटल $65.89 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था, जो कि 2023 से 10% ज़्यादा ही था। हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट यहाँ के टैलेंटेड लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। पूरे साल भर चीन के अंदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, जहाँ पर लाखों एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन क्रिएट हो। और यही है कि ओलंपिक में हर साल चीन इतना अच्छा परफॉर्म करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पोल्यूशन हटाने के मामले में भी चीन इंडिया से कई गुना ज़्यादा आगे है। 2015 में चीन की कैपिटल बीजिंग और दिल्ली की जो हालत थी वे एक ही समान थी। दोनों ही सिटीजन दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक थे। लेकिन अगर आज देखें तो दिल्ली की हालत कैसी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। जैसी थी वैसे ही है। लेकिन अगर बीजिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको साफ सुथरा नीला आसमान देखने को मिल जाएगा। PM 2.5 लेवल के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही डेडली होते हैं, वे बीजिंग में पिछले 10 सालों में 66.5% से भी कम हो गई है। चाइना की सरकार को ये बात समझ में आ गया था कि अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो इसकी जो सोर्स है उसको ही ठीक करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने वैसा ही पॉलिसीज बनाए, रिन्यूएबल एनर्जीज पर फोकस करना चालू किया है, जिससे कि बीजिंग आज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट से बाहर हो गई। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चाइना की तरफदारी कर रहा हूँ। आज भी चाइना में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह की वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, अपना मन मर्जी करती है, सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे तो रातों रात लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी भी नहीं दिखते। इंडिया के साथ रेगुलर बॉर्डर पर क्लैश करना, दूसरों देशों से पंगा लेना, जबरदस्ती किसी और की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करना, सीक्रेटली पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट देशों को फंड करना, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज चाइना के बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। यूएसए से लेकर यूरोपियन यूनियन तक आज चाइना से हटकर एक ऑल्टरनेटिव देश ढूंढ रहे हैं जहां पर वे अपनी फैक्ट्रीज लगा सकें। इंडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सही एक अपॉर्चुनिटी है अपनी मार्केट को बढ़ाने का और फॉरेन कंपनी को इंडिया में लाने का। जो गलती हमने 30 साल पहले की थी वह आज हमें नहीं करनी है। यही गवर्नमेंट की फोकस होनी चाहिए और थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इस पर फोकस कर भी रही है। आप देख भी रहे हो किस तरीके से यूएसए पर लगाए गए जितने भी हाई टैरिफ थे वे हम कम करते ही जा रहे हैं ताकि यूएसए के साथ रिलेशन अच्छी बनी रहे और इंडिया एक सेफ एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बन पाए। अब ये चीज़ होने में कितना टाइम लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इंडिया सच में चाइना जैसा कभी भी बन पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं? क्या मैंने जो बात ठीक करी है या सही करी है मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका थैंक्स। I'm in China with Unitree checking out some of the most advanced robotics on the planet. Oh my god! From humanoid robots that do kung fu and run faster than some humans to robots that fight each other in the ring. And we have exclusive access to their factory here in China where I'll be breaking down each robot and even fighting against one. Not bad, not bad. Now you. सामने घर पर खड़ा हो जाता है, जिन्न परेशान करता है, पूरे शरीर में लौंच देता है, निशान बन जाते हैं पीछे की तरफ जैसे किसी ने काटा हो। ऐसा होता है, हमने देख लिया। गुरुजी ने आज्ञा कर दी, बहन जाओ, आज से तुम्हें घर पर रुकने की आज्ञा है और तुम्हारा इस जिन्न से बाल बांका नहीं होगा और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। आशीर्वाद है। अरे यार, एक तो हम लाइफ में ना चुनौतियों से चूतियों से परेशान।